प्रिय पाठकों, अब तक हमने निशा निमंत्रण और रश्मि रथी पर विचार किया। अब हम वैदेही व्यथा पर विचार करेंगे। और जैसा कि इसके शीर्षक से ही, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें माता सीता की भावनाओं को, उनके कष्टों को या उनके अनुभव को, अनुभूति को व्यक्त किया गया है। जब भगवान राम ने सीता का निष्कासन कर दिया था तो उनके क्या अनुभव थे, हम इस रचना में जानने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं कि माता सीता भगवान राम के साथ 14 वर्ष तक वन में रही। उन्होंने वन में निवास किया और इसी बीच में रावण ने उनका अपहरण भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राम रावण का युद्ध हुआ। रावण मारा गया और फिर माता सीता वापस आई। और हम यह भी जानते हैं कि अयोध्या वापस आने से पहले भगवान राम ने लंका में माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। हालांकि लक्ष्मण ने उसका विरोध किया था, लेकिन फिर राम की इच्छा के आगे उन्होंने सर झुका दिया। इस तरह से राम माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देना पड़ा था। और उसके बाद भी पुनः अयोध्या आने पर, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी घटना का लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार विवेचना करते हैं, अपने बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी घटना का सारे लोग एक समान विवेचन करें, एक समान वर्णन करें। तो यही स्थिति माता सीता के चरित्र के बारे में भी थी। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी कुछ जो छोटी बुद्धि के लोग थे, उनको उनके चरित्र पर विश्वास नहीं था। और हम यह भी जानते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई एक आदमी गलत काम करता है तो वह गलत या सही जो भी करता है वह समाज में उदाहरण बन जाता है। तो माता सीता का चरित्र भी जो है वह अयोध्या में उदाहरण बना हुआ था। और भगवान राम के कानों में जब यह बात गई, उन्होंने जब इस लोकापवाद को सुना तो राज मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, राजधर्म का पालन करते हुए उन्होंने माता सीता का पुनः गृह निष्कासन किया। उन्होंने माता सीता के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझा, अपने कर्तव्य से ज़्यादा उनको, सीता के प्रति कर्तव्य से ज़्यादा उनको अपने राजा का जो कर्तव्य है उसको पालना उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा। इसलिए माता सीता को विषम परिस्थिति में भी उन्होंने गृह निष्कासन का दंड दिया कहें या घर से निकाल दिया। हालांकि लक्ष्मण ने इस समय भी उनका विरोध किया, लेकिन भगवान राम ने उस पर ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन भगवान राम की दृढ़ता के आगे लक्ष्मण भी हार गए और पुनः उन्होंने माता सीता को ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में माता सीता की क्या भावनाएं रही, उनका क्या अनुभव रहा, उसको हम इस रचना में समझने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि इसकी किसी भी घटना को समझने के लिए उसके पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक होता है। तो जिस तरह से घटना की पृष्ठभूमि होती है, उसी तरह से मनुष्य का, व्यक्ति की भी पृष्ठभूमि होती है, उसका रहन सहन होता है, उसके विचार होते हैं। उसी आधार पर वह किसी घटना की विवेचना करता है या किसी घटना को समझता है। तो यहाँ पर माता सीता के अनुभव को समझने से पहले हमको माता सीता की पृष्ठभूमि को, यानी उनके जीवन परिचय को समझना आवश्यक है। और हम यह सब जानते हैं कि माता सीता जो है वह राजा जनक की पुत्री थी। वैसे तो उनका जन्म जो है वह सीतामढ़ी के एक खेत में हुआ था, या खेत से वो प्राप्त हुई थी, लेकिन उनका पालन पोषण जो है वह महाराजा जनक की राजमहल में हुआ था। वे राजा जनक की प्रथम पुत्री थी। और हम यह भी जानते हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि
यूपी बिहार जो है वह गंगा का मैदानी भाग है, उपजाऊ भाग है। तो यहाँ पर की नदियाँ जो है वह जल से भरी हुई थी। वन जो है वह तरह तरह के संपदाओं से भरे हुए थे। राजा जनक को भी राजऋषि की संज्ञा प्राप्त थी, यानी कि वो राजा तो थे लेकिन उनमें लोभ लालच नहीं था, बल्कि वो योगीश्वर योगी थे, राजयोगी कहलाते थे, विदेह कहलाते थे। उनके राज दरबार में ज्ञानी और बुद्धिमान लोग भरे हुए थे। चारों तरफ से लोग, आसपास जो लोग हैं वो अपनी समस्याएं लेकर के राजा जनक के पास आते थे और उचित समाधान पा करके संतुष्ट होते थे। तो वैसे राजा जनक की पुत्री के जब चरित्र पर लांछन लगता है तो उनका अनुभव क्या रहा होगा, उनकी मनोव्यथा क्या रही होगी, यह हम इस रचना में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले हम राजा जनक और उनकी राजधानी को भी समझने का प्रयास करेंगे कि वैसे उस समय में जो जनकपुर जो है वह कैसा था या कहाँ था। पर्वतराज के हृदय स्थल में बसा जनकपुर धाम, जिसकी प्राकृतिक सुषमा पर कभी मुग्ध हुए थे राम। हिमालय से गंगा तट तक फैला था इसका आंचल, लता द्रुमों और फल फूलों से भरे थे इसके जंगल। धरती यहाँ स्वर्ण लुटाती, मोती बरसाते मेघ, बादल यहाँ स्वयं रुक जाते हरियाली को देख। कलकल करती नदियाँ जीवन का गीत सुनाती थी, देख यहाँ की सी संपदा अमरावती भी शर्माती थी। निमि वंश के राज ऋषि जनक की यह राजधानी थी, जिनकी पुत्री सीता थी, सुनैना इनकी रानी थी। जगजननी सीता को उन्होंने कृषि क्षेत्र में पाया था, हल की नोक फंसी धरती में तो घड़ा निकल कर आया था। उसी घड़े में प्यारी सीता कुंद कली सी लेटी थी, झट राजा ने गले लगाया, उनकी यह पहली बेटी थी। उनकी दूसरी बेटी बनकर प्यारी उर्मिला आई, मक्खन जैसी चिकनी थी, ज्यों कली उसमें नहाई। मांडवी और श्रुति कीर्ति उनके भ्राता की कन्याएं थीं, उनके ज्ञान का क्या कहना, वे चलती फिरती ऋचाएं थीं। अपनी अनेक समस्याएं लेकर जन राज्यसभा में आते थे, ताकर के समाधान उचित वे फूले नहीं समाते थे। ऋषि मुनियों और ज्ञानी जनों से भरा रहता था राज दरबार, और उन्हीं के मध्य पला कन्याओं का बचपन सुकुमार। ज्ञान विज्ञान और नीति कला में सहज ही ये निष्णात हुई, पुत्रों से बढ़कर के उनकी पुत्रियां विख्यात हुईं। धूम धड़ाका, धमा चौकड़ी, गायन वादन और नर्तन, इन्हीं सबों में बीत गया जाने कब कोमल बचपन। नन्ही नन्ही प्यारी कलियां अब प्रस्फुटित फूल हुई, कहाँ समर्पित करें इन्हें, जहाँ रहें ये खिली हुई। गुड़ियों का ब्याह रचाने वाली अब स्वयं विवाह के योग्य हुई, कहाँ होंगे वर श्रेष्ठ सुभग, यही समस्या खड़ी हुई। तो हम देख रहे हैं कि उस समय ऐसे भी जहाँ भगवान राम या जहाँ सीता का जन्म हो वहाँ अभाव तो हो ही नहीं सकता था। तो वैसी स्थिति में जो है उस समय का जो जनकपुर था या जो गंगा का मैदान आज भी है, तो उस समय वह फसलों से भरा हुआ था, जंगलों से भरा हुआ था, प्राकृतिक संपदा भरी हुई थी, प्राकृतिक सौंदर्य भरा हुआ था, नदियाँ जल से भरी हुई थी। और वैसे भी हम जैसा कि जानते हैं या सुनते हैं कि जब हमारा राजा श्रेष्ठ होता है, धर्मपरायण होता है, तो जनता और राज्य भी खुशहाल होता है। तो राजा जनक तो राज ऋषि ही थे, इसलिए वहाँ तो ज्ञानी थे, तो वहाँ अभाव का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसके साथ ही साथ उनका दरबार जो है वह ज्ञानी लोगों से भरा हुआ था, और तो जो लोग हैं वो अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे
और उनका उचित समाधान पा करके वह संतुष्ट होते थे। ऐसे वातावरण में माता सीता का पालन पोषण हुआ था और वही सीता बाद में वनवास को प्राप्त हुई, अग्नि परीक्षा दी या उन पर उनके चरित्र पर संदेह किया गया। तो इन सब बातों पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।